हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पुरस्कार कहानी जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानी है, इसकी रूपरेखा पर चर्चा करेंगे। यहाँ हम जानेंगे कि पुरस्कार कहानी में राष्ट्रीय भावना किस प्रकार देखने को मिलती है, किस प्रकार की राष्ट्रीय भावना का संकलन इस कहानी में अपने को मिलता है। और इसी वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे मधुलिका का चरित्र चित्रण। मधुलिका किस प्रकार की नायिका है, किस प्रकार मधुलिका पूरी कहानी में आती है, उसका कैसा चरित्र उद्घाटित होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हम यहाँ पर पुरस्कार कहानी के शिल्प विधान पर भी चर्चा करेंगे। ये सारे टॉपिक्स आपके MHD 3 एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं। इससे पहले हमने MHD 3 के जो उपन्यास सेक्शन है उनमें हमने चर्चा कर ली है। जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उस पर वीडियोज आ चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है। आप जाइए MHD की प्लेलिस्ट में और उन वीडियोज को देखिए और टॉपिक्स को समझिए, ताकि अपने परीक्षा में आप बेहतर उत्तर लिख सकें और बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक पर। जयशंकर प्रसाद, जिन्होंने इस कहानी की रचना की, इस कहानी को लिखा, वे 1910 में प्रेम पथिक के प्रकाशन से एक कवि के रूप में सामने आते हैं और 1912 में उनका कहानी संकलन छाया प्रकाशित होता है। और इसी संकलन के बाद वे एक कहानीकार के रूप में भी प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और उनकी कहानियों का अंतिम संकलन इंद्रजाल उनके निधन से एक वर्ष पूर्व 1936 में प्रकाशित हुआ। प्रसाद जी जिस समय कहानियां लिख रहे थे वह स्वाधीनता आंदोलन के उत्कर्ष का काल था। देश में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय था। ऐसे में प्रसाद इन घटनाओं से पूरी तरह निर्लिप्त रहे हों ऐसा संभव नहीं। ऐसा माना जाता है कि छायावादी युग में न केवल प्रसाद ने बल्कि संपूर्ण छायावादी युग में राष्ट्रीयता थी ही नहीं। यह पूरा राष्ट्रीय आंदोलन से अलग चल रहा था। एक तरफ राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था और एक तरफ ये जो साहित्य था ये अलग चल रहा था, ऐसा बताया जाता है कई आलोचकों द्वारा। किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो साहित्य है वो समाज से कट के चले। स्वाधीनता की चेतना उनकी कहानियों में अभिव्यक्त जरूर हुई है, लेकिन मुक्ति चेतना को इतिहास और संस्कृति तथा अतीत के साथ जोड़कर, यानी कि स्वाधीनता की चेतना उनकी कहानियों में अभिव्यक्त होती है, लेकिन मुक्ति चेतना और इतिहास तथा संस्कृति के साथ जोड़कर अभिव्यक्त होती है। इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को माध्यम बनाया। उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों को लेकर आधुनिक युग को संबोधित किया, आधुनिक युग को उद्घाटित किया है, जिसके द्वारा जातीय अभिमान और राष्ट्रीय स्वाधीनता के प्रति कटिबद्धता को दिखाया गया है। प्रसाद के कुछ अन्य कहानी संग्रहों की बात करें, जैसे छाया और इंद्रजाल की हमने बात की, वैसे अन्य कहानी संग्रहों में प्रतिध्वनि जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ, आंधी जो कि 1929 में प्रकाशित हुआ, आकाशदीप ये 1931 में प्रकाशित हुआ था। इसी तरीके से नाटकों की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामी इनके नाटक। पुरस्कार का एक थोड़ा सा हम इसका सारांश देख लें। बाकी इसका सारांश चैनल पर अपलोडेड है। आप कायदे से देखना चाहते हैं तो जाइए, और सारांश भी अपलोडेड है और पूरी कहानी भी चैनल पर अपलोडेड है। आप जाकर देख सकते हैं, ताकि अगर कथा वस्तु आपको क्लियर रहेगी तभी जो है आप बेहतर उत्तर लिख सकेंगे। किंतु हम यहाँ थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे। पुरस्कार का केंद्रीय चरित्र मधुलिका, यानी कि जो नायिका है वो मधुलिका है। उसके पिता का नाम सिंघमित्र है, जिन्होंने युद्ध में कौशल की प्रतिष्ठा बचाई थी। और स्वयं मधुलिका भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम करती है। वह अपने खेतों में अपना पसीना बहाकर मेहनत कर सुखपूर्वक जीवन बिता रही होती है। यानी कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है, उसके पिता शहीद हो चुके हैं और वह अपने खेतों में मेहनत करके पसीना बहाकर उससे जो उपजाती थी उसी से अपना जीविकोपार्जन किया करती थी। लेकिन एक राष्ट्रीय नियम के द्वारा उसे विचलित कर दिया जाता है। कौशल के महाराज को एक दिन किसान बनना पड़ता है, यही राष्ट्रीय नियम है। वे एक चुने हुए खेत में बीज बोते हैं और उस खेत का चौगुना मूल्य उसके स्वामी को राजकीय कोष से दे दिया जाता है। मधुलिका अपनी भूमि का मूल्य नहीं लेती और इस बार मधुलिका का खेत चुना गया रहता है, किंतु मधुलिका अपने खेत का मूल्य नहीं लेती। मगध का निर्वासन
निर्वासित राजकुमार जिसका नाम अरुण है, वो मधुलिका की को महत्वाकांक्षा की अपनी महत्वाकांक्षा की सीढ़ी बनाकर राज्य पर आक्रमण करके उसे हथियाना चाहता है। वह उसे राजा से दुर्ग के समीप की भूमि मांगने के लिए उकसाता है, जो कि बंजर है। वह भूमि मिल जाने पर अरुण वहां से दुर्ग पर आक्रमण की योजना बनाता है। वह इसमें सफल भी हो जाता है, लेकिन मधुलिका के अंदर राष्ट्र प्रेम जागृत होता है। उसे याद आता है कि वह सिंह मित्र की कन्या है, जिन्होंने इस राज्य को बचाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। तो वह जाकर महाराज को सारी बात बताती है और परिणाम स्वरूप अरुण पकड़ा जाता है और उसे राजा मृत्युदंड की सजा देने का ऐलान करता है। मधुलिका से पूछा जाता है तुम्हें भी पुरस्कार दिया जाए, क्या पुरस्कार चाहती हो? तो मधुलिका वहां पर अपने लिए मृत्युदंड मांगती है और इस तरीके से वह अपने व्यक्तिगत प्रेम को भी बचाने की कोशिश करती है। उसे पश्चाताप है क्योंकि वह अरुण से प्रेम कर रही होती है। तो इस प्रकार इसका सारांश हम देख सकते हैं। इसकी राष्ट्रीय भावना इसमें किस प्रकार दिखाई देती है पुरस्कार कहानी में, तो उस पर चर्चा करें तो हम पाते हैं कि राष्ट्रीय भावना जयशंकर प्रसाद के प्रथम संग्रह छाया की अधिकांश कहानियां ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर रचित कहानियां हैं। लेकिन कहानियों को पढ़ने के बाद कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इन कहानियों में जिस इतिहास और संस्कृति गौरव को मुख्य आधार बनाया गया है, वह वर्तमान काल में अर्थात स्वाधीनता आंदोलन के लिए वातावरण निर्मित करने में बहुत उपयोगी हो रही है। क्योंकि उसमें डायरेक्टली हम नहीं समझ सकते कि इसमें राष्ट्रीय भावना है, बहुत गहराई से पढ़ना पड़ता है उसको। यह भी कह सकते हैं कि स्वयं प्रसाद का भी राष्ट्रीय संदर्भों में इसके उपयोग के प्रति विशेष आग्रह नहीं दिखता। पुरस्कार का मूल्यांकन करते समय यह स्मरण रखना जरूरी है कि राष्ट्र की जो अवधारणा आज विद्यमान है वह इस कहानी के घटित होने के समय यथावत नहीं थी, यानी कि ऐसी राष्ट्र भावना उस समय नहीं थी। आज एक विशाल भूखंड में रहने वाले जैसे भारत है वाले एक प्रजाति के निवासियों को राष्ट्र माना जाता है, जिसका इतिहास एक हो और संस्कृति भी बहुत भिन्न नहीं हो। पुरस्कार में जो कौशल राष्ट्र है वह कुछ गांवों का राज्य भर है, जिसका केंद्र श्रावस्ती दुर्ग है, यानी कि श्रावस्ती राजधानी है। कभी कौशल एक बड़ा राज्य रहा होगा, लेकिन कहानी में अरुण जिस कौशल राज्य का अधिपति बनना चाहता है वह एक छोटा सा राज्य है। और कहानीकार जयशंकर प्रसाद ने इस राज्य का परिचय कुछ इस प्रकार। श्रावस्ती का दुर्ग कौशल राष्ट्र का केंद्र इस रात्रि में अपने विगत वैभव का स्वप्न देख रहा था। भिन्न राजवंशों ने उसके प्रांतों पर अधिकार जमा लिया है। अब वह कई गांवों का अधिपति है, फिर भी इसके साथ कौशल के अतीत की स्वर्ण गाथाएं लिपटी हुई है कि एक समय वह विशाल साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ अतीत की चर्चा से संकेत है कि राष्ट्र के लोगों का अपना एक गौरवशाली इतिहास है और बिना एक गौरवशाली इतिहास को बताए हुए जनता को जागृत नहीं किया जा सकता कि वह अपने लिए अपने देश के लिए खड़ी हो। इसके बावजूद यही लगता है कि पुरस्कार कहानी का राष्ट्र या तो एक राज्य का बोधक है या फिर जन्मभूमि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। मधुलिका को राष्ट्र प्रेम विरासत में मिला है क्योंकि उसके पिता सिंह मित्र भी सेना में थे, सैनिक थे, सिपाही थे और उन्होंने अपने राज्य के लिए अपने प्राणों का दान कर दिया था। मधुलिका को राष्ट्र प्रेम विरासत में मिला है, इसलिए अपनी भूमि ले लिए जाने पर वह दुखी होती है, लेकिन उस नियम की अवज्ञा नहीं करना चाहती जो कि राज्य का नियम है, उसका दुख है। आज मेरे स्नेह की भूमि पर मेरा अधिकार छीन लिया गया, मैं दुख से विकल हूं। और अरुण जो कि इस पूरे महोत्सव को देखने आया हुआ रहता है, अरुण उसे उसकी जमीन वापस दिलवाने का आश्वासन देता है, तो वह अपने व्यक्तिगत दुख पर राष्ट्रीय नियम को वरीयता देती है। वह कहती है कि नहीं, वह कौशल राष्ट्र का नियम है, मैं इसे बदलना नहीं चाहती, चाहे उससे मुझे कितना भी दुख हो। प्रणय एक व्यक्तिगत मूल्य है, जबकि देश रक्षा एक सामाजिक दायित्व है। पुरस्कार कहानी में एक समय ऐसा भी आता है जब व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक महत्वपूर्ण दिखाई देता है, यानी कि जब इंसान प्रेम में होता है तो वह समाज और राष्ट्र सब कुछ भूल जाता है थोड़ी देर के लिए। अरुण के प्रेम में मुग्ध और बेसुध मधुलिका अरुण के षड्यंत्र का अंग बन जाती है। कौशल की पराधीनता के विषय में वह कुछ भी सोच विचार नहीं करती, लेकिन निर्णायक क्षणों में
वह गहरे द्वंद्व का शिकार हो जाती है। इस द्वंद्व में देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना का पड़ना भारी पड़ता है। श्रावस्ती दुर्ग एक विदेशी के अधिकार में क्यों चला जाए? मगध कौशल का चिर शत्रु, जो कि मगध है वो कौशल राज्य का शत्रु है, ओह उसकी विजय। कौशल नरेश से ने क्या कहा था, उसे सब याद आता है मधुलिका को, जब वह अरुण की मदद कर चुकी होती है। तो कौशल नरेश ने क्या कहा था? सिंह मित्र की कन्या, सिंह मित्र कौशल का रक्षक भी है, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही? नहीं नहीं, ऐसा करके उसे पश्चाताप होता है और वह जागृत होती है। वह सेनापति को अरुण के अभियान की सूचना देती है और वह सेनापति को अरुण जो अभियान करने जा रहा है विजय का, उस पर उसकी सूचना दे देती है। राजा इस सूचना के लिए उसका आभार व्यक्त करते हैं। सिंह मित्र की कन्या, और कहते हैं कि सिंह मित्र की कन्या, तुमने एक बार फिर कौशल का उपकार किया, यह सूचना देकर तुमने पुरस्कार का काम किया है। वह उसे पुरस्कार में अपनी निज की सारी खेती देने का प्रस्ताव करता है, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत प्रेम को बचाते हुए प्राणदंड मांगती है। वह यानी कि उसने राष्ट्र धर्म भी निभाया और व्यक्तिगत धर्म भी निभाया। इस प्रकार की राष्ट्रीय चेतना हमें पुरस्कार कहानी में देखने को मिलती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मधुलिका का एक सबल नारी के रूप में उसका चरित्र कैसा था, वह किस प्रकार की लड़की है, किस प्रकार की कन्या है, बात करते हैं और जानते हैं। प्रसाद के संपूर्ण साहित्य में नारी एक तेजस्वी, सकारात्मक और सबल और शक्तिशाली रूप में व्यक्त होती है। चाहे हम देख लें श्रद्धा, देवसेना, ध्रुव स्वामिनी, चंपा, मालविका, सभी नारियां पुरुष पात्रों की तुलना में अधिक सशक्त हैं। और पुरस्कार में भी प्रसाद जी ने मधुलिका के चरित्र को ही प्रयत्न पूर्वक संवारा है। उसी के द्वंद्व, उसी का स्वाभिमान, उसी का शोभ संपूर्ण कहानी में आच्छादित दिखाई देता है, यानी कि संपूर्ण कहानी को ढके हुए है। कहानी का चरम बिंदु उसी के निर्णय पर टिका हुआ है। मधुलिका को साहस और दृढ़ता विरासत में मिली, क्योंकि उसके पिता एक सैनिक थे। इसी के बूते वह राजा की स्वर्ण मुद्राएं उसी पर न्यौछावर कर देती है। राजा का अनुग्रह न स्वीकार करके वह दूसरे के खेतों में काम करके अपना जीवन यापन करती है। कहानीकार दर्शाता है कि उसकी तेजस्विता के पीछे श्रम का ठोस आधार है। वह इतनी तेजस्वी क्यों है? क्योंकि वह श्रमशील है, वह मेहनत करना जानती है, मेहनती है, इसीलिए वह तेजस्वी है। और उसका सौंदर्य भी कठोर परिश्रम से निखरा हुआ है, यानी कि उसके अंदर जो सुंदरता है वो भी कठोर परिश्रम का ही परिणाम है। कठोर परिश्रम से जो रूखा सूखा अन्न मिलता वही उसकी सांसों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। दुबली होने पर भी उसके अंग पर तपस्या की कांति थी। आसपास के कृषक उसका आदर करते हैं। वह एक आदर्श बालिका है। अरुण के मोह पास में वह कुछ देर के लिए उचित अनुचित का भेद भूल जाती है, लेकिन उसका विवेक उसे शीघ्र ही सावधान कर देता है। सिंह मित्र कौशल का रक्षक वीर, उसी की कन्या आज क्या करने जा रही है? वह असह्य वेदना से भर उठती है और सेनापति को अरुण के आक्रमण के बारे में बता देती है, जिसका बाद में उसके लिए इनाम की घोषणा राजा करता है और अरुण के लिए मृत्युदंड की घोषणा करता है। लेकिन मधुलिका भी अपने व्यक्तिगत प्रेम की रक्षा करते हुए अरुण के बगल में जाकर खड़ी होती है और कहती है कि मुझे भी मृत्युदंड दिया जाए, जितना हकदार अरुण है मृत्युदंड का उतना ही मैं भी हूं। इसके बाद इसके चरित्र को, मधुलिका के चरित्र को और विस्तार से जानने के लिए अब आप एक बार पुरस्कार कहानी को जरूर सुनिएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराऊंगा, जिससे कि आप और बेहतर समझ इसके बारे में बना सकें, क्योंकि आपको जितना अधिक पता रहेगा उतना ही अधिक आप लिख पाएंगे और जितना अधिक आप लिखे रहेंगे उतना ही बढ़िया आपको अंक मिलेगा। तो पुरस्कार का शिल्प पक्ष देखते हैं, यानी कि पुरस्कार में शिल्प विधान किस प्रकार का अपने को देखने को मिलता है। जब हम पुरस्कार कहानी की चर्चा करते हैं तो पुरस्कार में भाषा के दो रूप मिलते हैं। जहां प्रकृति के सौंदर्य का अंकन है, भाषा अधिक संस्कृतनिष्ठ, अधिक काव्यात्मक और बिंबात्मक हो गई, यानी कि जहां प्रकृति का सौंदर्य आया वहां संस्कृतनिष्ठ भाषा हो गई, काव्यात्मक भाषा हो गई है। ऐसे स्तरों पर लगता है कि छायावादी कविता का कोई अंश गद्य खंड के रूप में सामने आया है।
इसका एक उदाहरण अगर हम देखें तो जैसे कहानी के शुरुआत में आर्द्रा नक्षत्र, आकाश में काले काले बादलों की घुमड़, जिसमें देव दुंदुभी का गंभीर घोष, प्राचीन के एक निरभ्र कोने से स्वर्ण पुरुष झांकने लगा, देखने लगा महाराज की सवारी। शैलबाला के अंचल में समतल उर्वरा भूमि में सोंधी बांस उठ रही थी। नगर तोरण से जय घोष हुआ। अब इस उदाहरण में हम देखते हैं कि निरभ्र, प्राची, देवदुंदुभी, उर्वरा, शैलबाला, तोरण आदि शब्दों के अर्थ से अपरिचित पाठक के लिए इस वर्णन के मर्म तक पहुंचना संभव नहीं, यानी कि वो इसका अर्थ नहीं समझ सकता। लेकिन इसी अवतरण में बादल, घुमक्कड़, घुमड़, सवारी, बास आदि शब्दों की उपस्थिति जो है प्रसाद की भाषा को यांत्रिक ढंग से तत्सम प्रधान होने से बचाती है। कहानी में अन्यत्र भी भिन्न, माधवी लता, सिंधु देश का तुरंग, चामर के शुभ्र, इस प्रकार के शब्द अपने को तत्सम प्रधानता की पुष्टि करते हैं। लेकिन यहाँ हम साथ साथ देखते हैं तत्भव शब्द भी, यानी कि याम बोलचाल के शब्द भी अपने को दिखाई देते हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी पुरस्कार में प्रयुक्त हुआ है, जो बोलचाल की भाषा के बहुत निकट है और सामान्य पाठक को समझने में आसान है। जैसे एक उदाहरण देखें तो वह दूसरे खेतों में काम करती और चौथे पहर रूखी सूखी खाकर पड़ जाती। भाषा चाहे जैसी हो, उसमें निहित अर्थ और बिंब को समझने की भरपूर क्षमता, उसे समझने की, यानी कि भाषा चाहे जैसी हो, उसमें निहित अर्थ और बिंब को समझने की क्षमता भरपूर है, यानी कि संपूर्ण अर्थ देने वाली भाषा है। मधुलिका के संशय को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने लिखा है कि पथ अंधकारमय था और मधुलिका का हृदय भी निबिड़ तम से घिरा था। आगे इसी संशय और असमंजस के अंधकार में निर्णय की दिशा को आलोक दिखाई देने से व्यंजित किया गया है। जैसे उसकी आंखों के सामने कभी सिंह मित्र और कभी अरुण की मूर्ति अंधकार में चित्रित हो जाती, उसके सामने आलोक दिखाई पड़ता। प्रसाद की कथा भाषा कम शब्दों में बहुत कुछ अभिव्यक्त करने का प्रयास करती है, इसलिए स्थूल और सपाट कथन पुरस्कार में कम मिलते हैं। जहां अनुभव को एक निर्णायक रूप दिया गया है, वहां अवश्य भाषा कुछ स्थूल और सपाट हो गई है। जैसे जीवन से सामंजस्य बनाए रखने वाले उपकरण तो अपनी सीमा निर्धारित रखते हैं, परंतु उनकी आवश्यकता और कल्पना भावना के साथ बढ़ती घटती रहती है। तो इस प्रकार ये उदाहरण ले ले। इसमें हम काव्यात्मकता का स्पर्श देखें तो प्रसाद का कवि रूप उनकी गद्य रचनाओं में बार बार उभरता है। प्रकृति चित्रण के अतिरिक्त पात्रों की मानसिकता के वर्णन में भी अलंकार और बिंबात्मकता का प्रयोग देखा जा सकता है। सोती हुई मधुलिका को जब अरुण देखता है तो उसे लगता है, क्या लगता है, एक छिन्न माधवी लता वृक्ष की शाखा से च्युत होकर, मतलब अलग होकर पड़ी है। सुमन मुगलित थे, भ्रमर निष्पन्न। देखिए किस प्रकार की काव्यात्मकता यहाँ दिखाई दे रही है। मधुलिका की निराशा को व्यक्त करने के लिए कहानीकार ने एक नए उपमान का चुनाव किया है। यह अप्रस्तुत कोई दूर की कौड़ी ना होकर जीवन का एक परिचित चित्र है। जैसे एक उदाहरण ले, खिलवाड़ी शिशु जैसे श्रावण की संध्या में जुगनू पकड़ने के लिए हाथ लपकाता है, वैसे ही मधुलिका अभी वह निकल गया मन ही मन कह रही थी। इसी प्रकार उसकी कल्याण कामना सासंग है और मन में प्रसाद का अंधड़ बहने लगा। आदि काव्य वाक्यों में परिचित उपमान और बिंब भाषा की शक्ति को प्रमाणित करते हुए हमें यहाँ पे कवि कहानीकार दिखाई देते हैं। और इसमें नाटकीय शिल्प की विधि का उपयोग देखें तो प्रसाद की कहानियों की संरचना पर विचार करते हुए देखा गया है कि उनकी कुछ कहानियों में सूक्ष्म संवेदना का चित्रण काव्यात्मकता और नाटकीयता के साथ है। पुरस्कार इसी प्रकार की कहानी है। कम से कम 2 अवसरों पर नाटकीयता का बहुत सधा हुआ उपयोग हुआ है। मधुलिका 3 वर्ष पहले अरुण से मिलती है और पूर्व दीप के सहारे दोहराना चाहती है और चाहती है कि जैसे उसका मिलन हुआ था वैसा एक बार फिर हो जाए।
वह अरुण के बारे में सोच ही रही होती है कि द्वार पर एक पथिक का आगमन होता है। वह द्वार खोलकर चकित भाव से राजकुमार अरुण को खड़ा देखती है। यानी कि जब वह द्वार खोलती है तो अरुण वहां पर खड़ा दिखाई देता है। एक क्षण के बाद सन्नाटा छा गया। मधुलिका अपनी कल्पना को सहसा प्रत्यक्ष देखकर चकित हो गई। इतने दिनों के बाद आज फिर यहाँ मधुलिका के साथ पाठक भी इस आकस्मिक संयोग से स्तब्ध रह जाता है। नाटकीय शिल्प विधि से उत्सुकता के चरम बिंदु का निर्माण करने का कौशल कहानी के समापन अंश में दृष्टव्य है। अरुण का हंसना और तत्काल, जैसे जब उसको फांसी की यानी मृत्युदंड की सजा सुनाई जाती है तो वह हंसता है और तत्काल फिर मधुलिका प्राण दंड मांग लेती है और उसके बगल में जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है मुझे भी प्राण दंड मिले। इस बिंदु पर पाठक न केवल हतप्रभ है अपितु कहानी का अंत एकदम खुला हुआ है। यदि किसी को यह जानना जरूरी है कि मधुलिका को क्या पुरस्कार मिला तो यहाँ वह अपनी कल्पना के सहारे जानेगा। उसके सामने कई दृश्य, कई प्रकार के परिणाम आ सकते हैं। जैसे महाराज ने केवल दोषी अरुण को प्राणदंड दिया होगा और मधुलिका को छोड़ दिया होगा, या फिर महाराज क्रोधित होकर दोनों को मृत्युदंड दे दिया हो, या फिर तीसरी स्थिति जिसकी बेहतर संभावना है कि महाराज ने दोनों को छोड़ दिया हो। ऐसे कई परिणाम, कई अंत इस कहानी के आ सकते हैं, क्योंकि कहानी जो है यहीं पर खत्म हो जाती है जहां पर मधुलिका अपने लिए प्राणदंड मांगती है। तो अब आगे की कहानी का निर्माण, आगे कहानी का अंत किस प्रकार का हुआ होगा, क्या आगे होगा, ये पाठक की कल्पना पर निर्धारित करेगा। पुरस्कार कहानी का कला पक्ष बहुत सशक्त है, जिसे हम इस प्रकार देखते हैं कि प्रसाद ने प्रकृति सौंदर्य के अंकन में तत्सम शब्दावली और बिंब बहुल भाषा का प्रयोग किया है। कई अवसरों पर यह भाषा पाठकों के लिए आसानी से ग्राह्य नहीं है। पुरस्कार कहानी में बोलचाल की भाषा का सौंदर्य भी कई स्थलों पर है, लेकिन स्थूल वर्णन और सपाट कथन इस कहानी में कम है। इस कहानी की भाषा अर्थ ग्रहण कराने में जितनी सक्षम है उतनी ही बिंब ग्रहण कराने की शक्ति से संपन्न भी है। वास्तव में ऐसा नहीं है कि प्रसाद की कहानियों में अपने परिवेश और समय की चिंताएं मौजूद हैं, उन्हें प्रेमचंद्र से एकदम विपरीत कथाकार सिद्ध करने की कोशिश हुई है। यानी कि ऐसा सिद्ध किया जाता है कि प्रेमचंद्र से एकदम विपरीत है, वो भूमिगत स्थिति पर नहीं रचनाएं करते, ऐसा बार बार उन्हें सिद्ध करने की कोशिश की गई है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वे भी अपनी कई कहानियों में प्रेमचंद्र की आदर्शोन्मुख यथार्थवादी परंपरा को विकसित करते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने पुरस्कार कहानी के महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा की। सारांश और फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। MHD प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए वीडियोस के साथ, पढ़ते रहिए, तैयारी बेहतर करिए ताकि परीक्षाएं आपकी बेहतर हो सके। वीडियोस हेल्पफुल रहते हैं तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और शेयर करते चलिए ताकि हमारी पहुंच और लोगों तक बढ़ती रहे। धन्यवाद।